ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सो आज का जो सेशन है, इस सेशन में बेसिकली हम लोगों ने जो स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा हुआ था राइट लास्ट क्लास में, अभी उसका ही एप्लीकेशन हम देखेंगे और डिफरेंट वेज में, केसेस में किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन का एप्लीकेशन होगा। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा, कल हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की एप्लीकेबल वैल्यू कितनी होती है गिवन सिचुएशन में। मैंने आपको ये समझाया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि दो वैल्यूज आपको हमेशा निकालने पड़ेंगे, एक है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा है अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल से कम है देन नो वरीज, आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी। लेकिन अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल से ज्यादा है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन विल नॉट बी एनफ टू होल्ड इट, और उस केस में बॉडी और फोर्स विल ब्रेक द मैकेनिकल वेल्ड्स एंड द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस जिसके ऊपर वो रखा हुआ है। उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। कल का सेशन आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है और उसके ऊपर आप लोगों ने सवाल भी मॉड्यूल से बनाना शुरू कर दिया है। आई होप दैट, सो प्लीज अपना कंटिन्यूएशन रखें अपने वर्कआउट्स की, ठीक है? हर दिन आपको जो बोला गया वो करें, ठीक है? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कुछ सवाल कैसे होते हैं, कुछ सवाल इस टाइप के होते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दिस। सपोज मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल लिया है और इस वर्टिकल वॉल के ऊपर मैंने एक 10 kg का ब्लॉक रखा है और मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है F, ठीक है? यहाँ पे जो म्यू है वो है, म्यू एस की वैल्यू है 0.4 दी हुई है। आपको निकालना है फाइंड मिनिमम एम, मिनिमम एफ, सॉरी minimum F, so that 10 kg is at rest, 10 kg is at rest। जल्दी निकालिए 1 मिनट के अंदर। फाइंड मिनिमम F so that 10 kg is at rest। अपने दिमाग में एकदम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम एकदम क्लियर रखिए। दो वैल्यूज आपको निकालने हैं, रिक्वायर्ड एंड अवेलेबल। ये दो वैल्यूज आपको निकालने हैं और रिक्वायर्ड को अवेलेबल से कम करना है। उसको इक्वेशन जो है वो इनइक्वेशन बनेगा, इनइक्वेशन मतलब लेस देन इक्वल टू वाला साइन रहेगा। तो उसको सॉल्व करके आपको F की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। आ गया क्या? बहुत बढ़िया, आ गया है वैल्यू। लेट्स सी, वी विल सी whether it is correct or not. Everyone please have a good look. गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। You are fast, good. I'm happy you are fast, you are understanding. ध्यान सुनो, find minimum F so that 10 kg is at rest. 10 kg is at rest, तो हम दो वैल्यूज निकालेंगे। एक निकालेंगे FS max, आइए एक निकालेंगे FS max। FS max की वैल्यू कितनी हो जाएगी? FS max that is equal to FS available। हमेशा अवेलेबल ही मैं ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है? अवेलेबल कितना हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा म्यू एस इंटू F। अवेलेबल कैसे निकालते हैं? म्यू एस इंटू एन। सब लोग देखें, ये वर्टिकल केस में जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ, क्या यही नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल लगाएगा ब्लॉक के ऊपर? तो अगर आप इस 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इधर फोर्स F है और जो वॉल लगाएगा इधर नॉर्मल रिएक्शन N है। क्या ब्लॉक अलोंग द वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो क्या N F के बराबर हो जाएगी? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे म्यू एस एन विच इज इक्वल टू म्यू एस एफ कर दिया मैंने, और यही F की मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। ये FS मैक्स या FS अवेलेबल है। FS रिक्वायर्ड कितना है? FS रिक्वायर्ड है, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको लगेगा कि अलोंग द सरफेस जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो लग रही है 100 न्यूटन। क्या यही सरफेस है जो मैकेनिकल वेल्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा? तो जो फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और उसको कितनी होनी पड़ेगी? रिक्वायर्ड हैज टू बी इक्वल टू 100 न्यूटन सो दैट द बॉडी डज नॉट स्लाइड। अब कंडीशन क्या है? मिनिमम वैल्यू ऑफ F निकालनी है। तो कंडीशन ये है कि जो FS रिक्वायर्ड है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू FS अवेलेबल। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो रिक्वायर्ड कितना था? रिक्वायर्ड था 100, लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है म्यू एस F। तो इससे F की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय म्यू एस विच इज 0.4 which is 1000 by 4 that is 250 न्यूटन। तो बेसिकली आपकी F जो है वो 250 न्यूटन से बड़ी है, तो मिनिमम F मिनिमम कितना आएगा? 250 न्यूटन हैज टू बी द F मिनिमम, देन ओनली दिस इज एट रेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसा ट्रॉली दिया और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है? एक ब्लॉक है यहाँ पे
ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक की मास मान लो है 10 kg, ठीक है। ये दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, म्यू एस की वैल्यू है मान लो 0.4, ठीक है। म्यू एस की वैल्यू मान लो है 0.4। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सॉरी गाइस, सॉरी। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 10 kg का एक ब्लॉक है, ये इस ट्रॉली के साथ ऐसे लटका हुआ है, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, ठीक है। आपको बतानी है कितने मिनिमम एक्सेलरेशन से ये ट्रॉली आगे चले, मिनिमम एक्सेलरेशन जिससे ये ट्रॉली आगे चले, सच दैट 10 kg is at rest with respect to trolley. 10 kg is at rest with respect to trolley. Minimum acceleration of the trolley such that 10 kg is at rest with respect to trolley. जल्दी बताओ। 10 kg is at rest with respect to trolley. ट्वेंटी फाइव सबका 25 आ रहा है। ओके, लेट्स सी। अब सबसे पहले बेसिक कुछ बातें करते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनो। बेसिक कुछ बातें करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें अपना ऑब्जर्वर कहाँ रखना पड़ेगा। हमें अपना ऑब्जर्वर, यहाँ पे दो सरफेसेस की स्लाइडिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर जो होगा इन दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाएगा, ट्रॉली पे या इस मास पे। तो ज्यादा बेटर है कि इसको ट्रॉली पे बिठाया जाए, तो ट्रॉली पे हमने इसको बिठा दिया। तो ट्रॉली पे बिठा दिया, तो अब जो ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है? ये ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। सब लोग सुनेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब आता है कोई ऑब्जर्वर और हमें न्यूटन लॉ लगाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें अपार्ट फ्रॉम द रियल फोर्सेस जिनका ओरिजिन इंटरैक्शन है, हमें एक और एडजस्टमेंट फोर्स डालना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। याद रखिए, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे आप, ध्यान सुनिएगा, अभी अगर आप देखेंगे इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, लेट्स डू द एनालिसिस ऑफ इट। इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसका 100 न्यूटन नीचे, विच इज द वेट ऑफ इट। दूसरा इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ 100 न्यूटन। तो अगर हम देखें नॉर्मल रिएक्शन एक इधर, इसके अलावा बिकॉज हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एंड मास ऑफ इट इज 10 into A। ये फोर्स लगा इसके ऊपर इस डायरेक्शन में। क्या ब्लैक कलर वाला मिरर एकदम सही हो रहा है? देख, मेरा डायरेक्शन उधर दिखा रहा हूँ जिधर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या 10A, ध्यान से सुनना सब लोग, क्या 10A जो फोर्स आपको दिख रहा है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या जो 10A फोर्स आपको दिख रहा है, ये सूडो फोर्स है जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ठीक है। तो जहां पे ऑब्जर्वर है वहां से अगर हम देखेंगे तो ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, N इज इक्वल टू 10A बोलेगा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में N ये हो गया। अब देखो, मैकेनिकल वेट्स तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? 100 न्यूटन। तो यहाँ पे जो Fs रिक्वायर्ड है इसको होल्ड करने के लिए, इस 10 kg के ब्लॉक को ट्रॉली के ऊपर चिपका के रखने के लिए, ताकि वो नीचे भी ना जाए ऊपर भी ना जाए, इतने में रहे, तो Fs रिक्वायर्ड कितना है? Fs रिक्वायर्ड विल बी 100 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है everyone? And what is Fs available? Let's try to understand it. Fs available कितना हो जाएगा? Fs available is mu s into n। तो mu s रख रहा हूँ, n की वैल्यू कितनी है? 10। तो हमें पता है कि अगर इसे रुके हुए रहना है, तो हमें पता है कि Fs रिक्वायर्ड जो होगी, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू Fs अवेलेबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रिक्वायर्ड कितना है? 100, लेस देन इक्वल टू Fs अवेलेबल। Fs अवेलेबल कितना है? mu s की वैल्यू कितनी है? 0.4 into 10 into A। तो A की वैल्यू जो आएगी, A की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, विच इज 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये फोर्स, ध्यान सुनो, अगर मैं ये फोर्स 25 एक्सेलरेशन, सॉरी अभी अच्छा सवाल है ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर मैं ये एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सोच के बोलना, सोच के बोलना। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। अभी जो मैं दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैंने एक्सेलरेशन को 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा कर दिया, क्या होगा बोलो? गुड, आई लाइक योर आंसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब भी बॉल चिपका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। सॉरी, ये 10 kg ब्लॉक ये ऊपर नहीं जाएगा। पर होगा क्या? होगा क्या? जो रिक्वायर्ड है, सुनो ध्यान से, जो रिक्वायर्ड है वो अभी भी 100 न्यूटन है। जो अवेलेबल होगी, अगर मैं एक्सेलरेशन को 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, तो अवेलेबल जो होगी वो अवेलेबल बढ़ जाएगी, बट रिक्वायर्ड तो उतनी है। तो अवेलेबल को जब मैं बढ़ा रहा हूँ, मेरी रिक्वायर्ड अभी भी अवेलेबल से कम है, तो रिक्वायर्ड जितनी होगी उतनी ही लगेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेस्ट पे रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो अप्लाइड होगी इस सिचुएशन में, क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं। क्या चेंज होगा अगर मैंने एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? मेरी अवेलेबल जो फ्रिक्शन फोर्स मतलब एफएस मैक्स जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक सिचुएशन है जब मैक्सिमम कितना आ सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो अवेलेबल है उसका हम लोग को जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड उससे कम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कभी कभार एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि इसको रेस्ट में रखने के लिए अवेलेबल का कितना परसेंटेज ऑफ द फ्रिक्शन यूज करने की जरूरत है। कोई खास बात नहीं। अवेलेबल कितना है? अवेलेबल आपको दिख रहा है ए की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैंने 30 कर दिया है तो म्यू एस इंटू 10 इंटू ए, क्या करोगे? समझ में आ रहा मैंने सवाल क्या पूछा कि इसको रेस्ट पे रखने के लिए अवेलेबल फ्रिक्शन का कितना परसेंटेज हम यूज में लाएंगे। उल्टा पूछ रहा है आपसे, घुमा फिरा के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लो एक्सेलरेशन 25 है, 25 में ये रुका हुआ रहेगा, 25 मिनिमम चाहिए, मान लो 30 कर दिया है, तो एफएस अवेलेबल कितना हो जाएगा? एफएस अवेलेबल विल बी फॉर एक्सेलरेशन 30, for acceleration 30 meter per second square, what will be fs available? चमक रहा है ना आपको सबको? everyone are you able to understand this? fs available कितना हो जाएगा? म्यू एस की वैल्यू बोल। म्यू एस की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 इंटू ए। ए कितना है बोल? एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 30, तो ये आ जाएगा 300 इंटू 4। 300 इंटू 4 मतलब 300 इंटू 4 बाई 10, क्या ये 120 न्यूटन आएगा? 120 न्यूटन इज, एम आई राइट? 120 न्यूटन। तो 120 न्यूटन हमारा एफएस अवेलेबल है। एफएस रिक्वायर्ड कितना है? 100। परसेंटेज कितना हुआ? परसेंटेज है 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा कितना? 5 बाई 6, 500 बाई 6, तो अप्रोक्सीमेटली 6 8 48 20 83.33% के आसपास। तो जितना अवेलेबल है उसका 83.33% ही हमें यूज करने की जरूरत पड़ रही है। क्या बात समझ में आई है? आई समझ में बात? अगर ऐसा कुछ फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ लिए तो आप कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा जितना भी बढ़ा दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो रिक्वायर्ड है वो वो संभाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट विल बी एबल टू होल्ड इट। क्या क्लियर है एवरीवन? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, राइट? पक्का? गुड, चलो आगे बढ़ो। अभी देखो ध्यान से, अभी हम लोग यहाँ पे दो टर्म पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट इज दैट? अच्छा, इसको करने से पहले एक और सवाल पूछ लेता हूँ, होपफुली आप ये कर लोगे। म्यू के 0.2 है, आपको निकालना है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक,
ये 20 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक। क्या आप ट्राई कर सकते हो? एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक, क्या आप ट्राई कर सकते हो? जल्दी देखो। ओके, क्या आप ये बात समझ पाए? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ये सवाल थोड़ा इन्वॉल्व है। क्या आप ये बात समझ पाए कि अभी 10 kg और 20 kg के ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन भी आ गया है? तो आपने जब ये सवाल लॉज ऑफ मोशन में कराया था तब इसमें फ्रिक्शन नहीं थी, अब ये फ्रिक्शन आ जा रही है, बिकॉज 10 kg ब्लॉक 20 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऐसे स्लाइड करेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन सीन में आएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। अगर हम 20 kg ब्लॉक को देख रहे हैं, सब लोग देखें ध्यान से, अगर हम 20 kg ब्लॉक को देख रहे हैं तो 20 kg ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे पुली है, तो यहाँ पे एक टेंशन टी लगेगा और दूसरा टेंशन, सॉरी थोड़ा सा ये बाहर बनाना चाहिए, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। इधर टेंशन टी लगेगा, इधर टेंशन टी लगेगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन N1 लगेगा जिससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, इधर 200 न्यूटन लगेगा। अच्छा, वर्टिकल वाला से कोई लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि हमें हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन स्टडी करना है। दूसरी बात, क्या आप ये समझ पा रहे हो, कांस्टेंट इक्वेशन से 20 kg ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन होगी लेफ्ट हैंड साइड, वही एक्सेलरेशन 10 kg ब्लॉक की होगी लेफ्ट हैंड नीचे, और वही एक्सेलरेशन 10 kg ब्लॉक की भी होगी लेफ्ट हैंड साइड। क्या आपको ये समझ में आया कि 10 kg ब्लॉक की दो एक्सेलरेशन होगी, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक वर्टिकल की तरफ? वर्टिकल की तरफ एक्सेलरेशन हमने निकाला है ए फ्रॉम स्ट्रिंग कांस्टेंट, और हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेशन ए निकाला है हमने वेज कांस्टेंट से। क्या आपको ये बात समझ में आई या ऊपर से उड़ गया? क्या आपको ये बात समझ में आई? सब लोग बोले, क्या ये बात समझ में आई है? सब लोग बोले, क्या क्लैरिटी है? ये हम लोगों ने किया था, याद करो, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये बात समझ में आई है, 10 kg ब्लॉक एक्सेलरेट नीचे करेगा और अलोंग इस साइड भी जाएगा, नीचे भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है, और 20 kg ब्लॉक सिर्फ इस साइड जा रहा है। अब एक्सेलरेशन मैंने ऐसा क्यों लिया कि आपको ये बात समझ में आ गई? स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर देखेंगे, जितना याद करो, मैंने आपको बताया था, पहले पुली को रोक लो और खिसका दो, जितने से स्लैक हुआ होगा उतने से 10 kg ब्लॉक नीचे जाएगा जब पुली को छोड़ दोगे। या फिर आप 1 2 3 4 मेथड से भी निकाल सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या आप लोगों ने कांस्टेंट इक्वेशन आपको क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा मेरे वीडियोस देख लेना यार, है ना, जो लेक्चर के रिकॉर्डिंग से, ये जरूरी है। अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, टाइम की पाबंदी के कारण। ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी। अब ध्यान से देखो, ये मैंने 20 kg के ऊपर लगाया। क्या 20 kg के ऊपर सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए? क्या 20 kg के ऊपर सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए? अगर तुम ध्यान दोगे, 20 kg के ऊपर मैंने एक फोर्स अभी भी नहीं दिखाया है। व्हाट इज दैट? 10 kg ब्लॉक इज स्लाइडिंग दिस वे, तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ 10 kg ब्लॉक के ऊपर। 10 kg ब्लॉक के ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी मैं, हेलो,
सॉरी 10 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? 10 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ और 20 kg ब्लॉक के ऊपर लगेगी नीचे की तरफ। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? 10 kg ब्लॉक के ऊपर लगेगी ऊपर की तरफ और 20 kg ब्लॉक के ऊपर लगेगी नीचे की तरफ, तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स भी इधर आ जाएगा एंड दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब आप 10 kg ब्लॉक को देखें, 10 kg ब्लॉक के ऊपर टेंशन टी ऊपर लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगी, नहीं ओ सॉरी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगी, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगी विच इज एफ के, और इसका वेट जो है ये नीचे लगेगा विच इज 100 न्यूटन, और एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सब आपको मिल गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये सब इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है? आपको 3 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे बिकॉज आपके पास 3 अननोन्स हैं। क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो? सबसे पहले हम इस ब्लॉक के ऊपर देखो, ये जो 10 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg के ब्लॉक के 2 एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन है वर्टिकल और एक एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल, और ये जो 20 kg का ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले हम 20 kg ब्लॉक का इक्वेशन लिखेंगे। सब लोग देखें, ये मुझे चाहिए कि आप कैलकुलेशन करके दिखाओ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। 20 kg का ब्लॉक का बोलो, एग्जाम कंडीशन में इससे टफ नहीं आएगा। 20 kg का ब्लॉक बोलो, 20 kg का ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बोलो भाई। सब लोग बोलेंगे। क्या मैं लिखूंगा? टी इस साइड में जो सपोर्ट कर रहा है एक्सेशन को वो प्लस माइनस एन, बस यही दो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं 20 kg ब्लॉक के ऊपर, तो T माइनस एन विल बी इक्वल टू 20 इंटू ए। क्या ये सही है? 20 kg ब्लॉक के ऊपर इक्वेशन, एवरीवन शुड रिस्पॉन्ड। क्या ये इक्वेशन सही है? बोलना पड़ेगा दोस्त, क्या इक्वेशन सही है? T माइनस एन इज इक्वल टू 20 ए। क्लियर है ये? अच्छा, 20 kg ब्लॉक आपको समझ में आ गया। अब आप लिखो 10 kg ब्लॉक के ऊपर, एवरीवन 10 kg ब्लॉक का लिखो, 10 kg ब्लॉक का लिखो। ये मैंने किस डायरेक्शन में लिखा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखा है। किसके ऊपर? ये 20 kg ब्लॉक के ऊपर। अच्छा, 10 kg ब्लॉक का लिखो, 10 kg ब्लॉक का लिखो पहले वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में लिखोगे तो 100 इज सपोर्टिंग, T इज अपोजिंग एंड फ्रिक्शन इज आल्सो अपोजिंग, ठीक है? अच्छा, ये फ्रिक्शन कितना आएगा? ये फ्रिक्शन आएगा, ध्यान से देख, ये फ्रिक्शन कितना आएगा? ध्यान से देख, ये फ्रिक्शन आएगा, सब लोग देखे ध्यान से, ये फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के 0.2 है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.2 इंटू एन, ठीक? तो 100 माइनस टी माइनस 0.2 एन इज इट इक्वल टू 10 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब 10 kg ब्लॉक के ऊपर तीसरा इक्वेशन में लिखूंगा हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? N is the only force which is acting on the block in horizontal direction and this N will be equal to 10 into A again. क्या ये 3 इक्वेशन आपको दिखा? क्या ये 3 इक्वेशन आपको दिखा? अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका अब आप बताओगे। इसको सॉल्व किया क्या किसी ने? इसको सॉल्व करने का तरीका मुझे चाहिए। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका आप क्या कर सकते हो? आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ सकते हो। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ोगे तो देखो t और माइनस t उड़ जाएगा, तो इट विल बी 100 माइनस 1.2 n इज इक्वल टू 30a। 1 और 2 को जोड़ो, ये सब आपको सुपर फास्ट करना आना चाहिए। 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 1.2 n इज इक्वल टू 30a, और इक्वेशन थर्ड वैसे ही रहने दो विच इज n इज इक्वल टू 10a। ये इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने के बाद मान लो इक्वेशन 4 बना, इक्वेशन थर्ड वैसा ही। अब इक्वेशन थर्ड से n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, तो अगर पुट करोगे तो 100 माइनस 1.2 n की वैल्यू 10a आ जाएगी विच इज इक्वल टू 30। तो इसकी वैल्यू आई 100 इज इक्वल टू 12a माइनस 12 पे 30a, ये 42a आ गया। तो a की वैल्यू आई 100 अपॉन 42 विच इज 50 अपॉन 21। 50 अपॉन 21 इज 21 इंटू 2 इज 42, 42 8 22 पॉइंट approximately 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया तो अब आप टेंशन निकाल सकते हो, नॉर्मल डायरेक्शन निकाल सकते हो, जो चाहे निकाल दो। तो टेंशन निकालने के लिए आप कौन सा, नॉर्मल डायरेक्शन निकालने के लिए आप ये थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, n इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू आ गई 10 इंटू 2.4 दैट इज 24 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्या सब लोग मेरे पेज के साथ मैच कर पा रहे हो? ध्यान से देखो कि n की वैल्यू 24 न्यूटन है। अब टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में या 2 में, किसी भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो, गेट द वैल्यू ऑफ t। क्या आ जाएगा? क्या सबका आंसर आया है? यस एवरीवन, क्लियर है?
So this is considered as one of the problem where all the aspects are involved. बच्चे जनरली ऐसे प्रॉब्लम से डरते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है. कांस्टेंट इक्वेशन अगर सही है, फ्रिक्शन का नॉलेज सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे प्रॉब्लम कर लो. क्लैरिटी है ये? पक्का? गुड. अब देखो इसके बाद ध्यान से सुनना, हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से पहले सुनना ध्यान से. एक और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है जो कि डायरेक्टली न्यूटन लॉज से आती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन पूरा बदल जाता है जब फ्रिक्शन भी सीन में रहता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज इफ आई टेल यू, सपोज ये एक 10 kg का ब्लॉक है, ये एक 5 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे म्यू एस है 0.4 और म्यू के है 0.3. आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक. एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक. Acceleration of 5 kg and 10 kg block. बहुत इजी सवाल दिया है, मुझे कॉन्सेप्ट आपका पकड़ना है, आपको समझ में आता है या नहीं ये चीज. इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2. अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से. यहाँ पे इस सवाल में सुनना ध्यान से, यहाँ पे इस सवाल को कैसे, वैष्णवी का आंसर अलग आ रहा है, ओम का आंसर अलग आ रहा है. ओके नाउ लिसन टू मी नाउ. इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका सुन लो, समझ लो अच्छे से, क्योंकि मैं इसमें और एक सवाल कराऊंगा, बाकी इसमें ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, लेकिन सवाल यहीं से अगर आएंगे न्यूटन लॉज वाला फ्रिक्शन के साथ आएगा, याद रखो. मेरी बात ध्यान से. कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है. जब भी आपको लगे न्यूटन लॉज का सवाल है लेकिन फ्रिक्शन घुस गया है, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, सुनो. एज्यूम करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सुनो प्लीज, तो ब्लॉक किधर चलता, दोनों ब्लॉक. ठीक है. अच्छा ये स्टेप 1 मान लो. स्टेप 1 मानते हुए, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. हेलो, हाँ हाँ जी, सॉरी. स्टेप 1 देखो, एज्यूम करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर चलता. ठीक है, ये एज्यूम करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर चलता. फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर चलता, 10 kg ब्लॉक इधर जाता और 5 kg ब्लॉक नीचे आता. दैट इज व्हाट. अब स्टेप 1 को मानते हुए, ठीक है, स्टेप 1 को मानते हुए, ठीक है, स्टेप 1 को मानते हुए मतलब चल रहा है. स्टेप 1 को मानते हुए, ठीक है,
काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते हुए, क्योंकि चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते हुए सॉल्व करें एंड फाइंड एक्सेलरेशन। सुनना, लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 then fine, if acceleration is less than 0 then body is at rest or the system is at rest। आपको याद होगा न्यूटन लॉज में अगर हमारा एक्सेलरेशन का साइन, सुनना ध्यान से, न्यूटन लॉज में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आ जा रहा है तो हमने जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की मानी है वो हमने गलत मानी है। ये हम लोग अज्यूम करते थे, याद करो, हम अगर मानते थे कि एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमारा डायरेक्शन सही है, अगर साइन नेगेटिव आ गया तो हम बोलते थे कि नहीं, बॉडी ऊपर डायरेक्शन में जा रही है, जो हमने माना था वो नहीं था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब सवाल में फ्रिक्शन घुस जाएगा और अगर आपने एक्सेलरेशन जो मानते हुए एक्सेलरेशन सॉल्व किया है कि हाँ ये चल रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जिधर जाता उधर मान लो चल रहा है, अगर चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हुए पूरा न्यूटन लॉ लगा के सॉल्व करे, ए की वैल्यू लाए, ए की वैल्यू जब लाओगे तो उसका एक साइन होगा, अगर साइन पॉजिटिव है तो आपने जो माना वो सही है, अगर साइन नेगेटिव है तो आपने जो माना वो गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि उल्टे डायरेक्शन में चलो, इसका मतलब ये है कि सिस्टम रेस्ट है अगर आपका एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है। क्या दिमाग में घुसा? मैं करके बताता हूँ, देख ध्यान से, दिमाग में घुसा क्या, मैंने स्टेप्स क्या बोले, क्या एल्गोरिथम क्लियर है? एकदम सिंपल, ध्यान सुनो। 10 kg ब्लॉक को मान लो चल रहा है, 5 kg भी ब्लॉक चल रहा है, 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुमको आता ही, ठीक है। 5 kg ब्लॉक का अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम लिखूं तो इट विल बी 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 into a, ठीक। और अगर मैं 10 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लिखूं तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज बॉडी ऐसे स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी, कितना हो जाएगा 100 into 0.3 that is 30 is equal to 10 into a again, this is my second equation। solve these two equation and get the value of a। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू लाता हूं, ध्यान से a का साइन देखो, a का साइन देखो, a का साइन आ रहा है 50 minus 30 that is 20 is equal to 15a, तो a आ रहा है 20/15 which is 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन सही रखो बेटा, कैलकुलेशन सही नहीं रखोगे तो मेरे को मत बोलना प्लीज, मैं उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा। कैसे -4 आ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे देखो, माइनस टी प्लस टी कट गया, 50 minus 30 20 इक्वल 15, ए की वैल्यू प्लस 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब आपने जो माना है ये सही है, मतलब ये जो एक्सेलरेशन आपने माना है ये सही है। अब टेंशन निकाल लो, टेंशन कैसे मानोगे, ये 4/3 पुट कर दो ए की जगह पे, ए की जगह पे 4/3 पुट करोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 50 minus 5 into 4/3, तो 50 minus 20/3, 150 minus 20 is 130/3, this is what is your tension in मीटर। खत्म, यही आपका आंसर है। क्या क्लैरिटी है? यही आपका आंसर है एवरीवन। क्या आपको समझ में आई है? ए की वैल्यू -4 कैसे, कैसे ए की वैल्यू -4 कैसे, बोलो बोलो देवेश। सर वो स्टेप 1 में क्या लिखा है? स्टेप 1 में लिखा है एज्यूम करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्लॉक किधर चलता। नहीं सर, उसके नीचे स्टेप 1 को मानते हुए काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते हुए सॉल्व करो एंड फाइंड ए। ओके सर। स्टेप 1 को मानते हुए काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते हुए, क्योंकि अगर बॉडी 10 kg का चल रहा है टेबल के ऊपर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, क्या बात समझ में आई है? होश उड़ गए भाई तुम लोगों के। क्लियर है क्या? अब एक सवाल करो और मुझे बता दो कि तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड टफ प्रॉब्लम्स, बट देख कितना आसान है, सुनना ध्यान से। Find acceleration of 1 kg and 2 kg blocks। बताओ, स्टेप समझ लो,
फ्रिक्शन नहीं मानते हुए चला दो, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो, सब सॉल्व करके आंसर ले आओ। समझ में आ रही है बात? हेलो, अचीवमेंट हाँ, रजत पे से 2 बार आ रहा है। हाँ जी, आया आंसर। एक्सेस -2 आ रही है मतलब रुका हुआ रहेगा, -2 आ रही है मतलब रुका हुआ रहेगा। अब मुझे पता नहीं सही किया या नहीं किया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर हम इस सिचुएशन को मान ले कि 2 kg ब्लॉक चल रहा है, तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर हम फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, T माइनस 2 kg ब्लॉक का मैं न्यूटन लॉ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। T माइनस क्या हो जाएगा, म्यू के कितना है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, T माइनस 0.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू A। लेट अस से दिस। अब अगर हम 1 kg ब्लॉक का लिखेंगे, 1 kg ब्लॉक का लिखेंगे तो इट विल बी, देखो ध्यान से, क्या 2 kg ब्लॉक इधर एक्सेलरेट कर रहा है A से, तो 1 kg ब्लॉक इधर कितने से एक्सेलरेट करेगा, क्या आप कांस्टेंट इक्वेशन से निकाल सकते हो। लेट अस से इट इज A1, इसको A1 लिया, ये A2 ले लेते हैं, हम कांस्टेंट इक्वेशन इसको लिंक कर सकते हैं, तो यू विल डू दैट लिंकेज। T माइनस 0.5 इंटू 20 इज 2A1। 1 kg ब्लॉक का क्या हो जाएगा, 1 kg ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो इट विल बी 10 माइनस 2T इज इक्वल टू 1 इंटू A2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 जो होगा, ध्यान से सुनना, इक्वेशन नंबर 3 जो होगा वो होगा कांस्टेंट इक्वेशन विच विल लिंक A1 एंड A2। कांस्टेंट इक्वेशन लगाओ सब लोग, यू आर मास्टर इन दैट नाउ। 0.1, 0.2, 0.3, 5, 0.6, ये 0.7 की भी एक्सेलेरेशन A2 है, तो लिंकेज सही से लगाओ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, माइनस A1, 2, 3 का 0 फिक्स्ड पुली है, 4 का प्लस A2, 5 का प्लस A2, 6 का 0, क्या ये 0 है, तो 2A2 इज इक्वल टू A1 आ रहा है, 2A2 इज इक्वल टू A1। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ये इक्वेशन आ रही है 2A2 इज इक्वल टू A1। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बोला है, पहले इक्वेशन से A1 निकालो, इसको यहाँ पुट कर दो, दूसरे इक्वेशन से A2 निकालो, इसको यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करके T की वैल्यू ले आओ, सॉल्व करो, आंसर लाओ। जल्दी बताओ क्या क्या आ रहा है। एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, जल्दी बोलो। दीज आर कंसिडर्ड एज गुड प्रॉब्लम्स, बट आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसी सवाल को मैं 2 ब्लॉक के साथ भी करवाऊंगा, बस खत्म हो जाएगा, आपको इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आने वाला एग्जाम कंडीशन में। जल्दी बोलो, A1 A2 की वैल्यू बता दो जल्दी। A1 की वैल्यू कितनी आई, सॉल्व किया क्या सबने? एवरीवन शुड सॉल्व इट बेटर, समझ में आ रहा है ना? डू नॉट वेट देयर कि कोई सॉल्व कर देगा, सॉल्व करके जल्दी फटाक से आंसर बोलो। कुछ लोगों ने आंसर बोला है, बट आई वांट रेस्ट ऑल पीपल टू आंसर दिस प्लीज। A1 की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, A1 और A2 की वैल्यू। बहुत स्लो हो यार तुम लोग, फास्ट, यही सब मैटर करता है। जल्दी A1 और A2 की वैल्यू बोलो।
जल्दी बोलो a1 a2 की वैल्यू। तुमने एक ही आंसर दिया, a इज कमिंग एज -2। a किसका है? जल्दी बोलो। t की वैल्यू 50/9 आ रही है। आई एम गेटिंग t as 50/9। a1 a2 की वैल्यू देख लो, a1 की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन नंबर 1 से। t इज 50/9, तो 50/9 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू a1। तो 50 माइनस 90 माइनस 40/18 विल बी a1। तो a1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, a1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, a2 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। a2 की वैल्यू आ जाएगी a1/2 माइनस 20/18। नेगेटिव आ रही है मतलब क्या? रेस्ट में है सिस्टम, रेस्ट में है सिस्टम, सिस्टम चलेगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उल्टा ना कर देना, सिस्टम चलेगा ही नहीं। दिस इज व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ बोलो, क्या क्लियर है ये? ठीक है, सिस्टम इज एट रेस्ट। चलो आगे बढ़ो। तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, आप ये सब कर लोगे। ठीक है, ओके फाइन। अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल, सुनना ध्यान से, इज द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब मान लो बिकॉज ऑफ फोर्सेस वोर्सेस जो भी लग रहा था, इसके कारण मान लो ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है R। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन जो कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है, और एक कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है इधर शिफ्ट हो गया, मतलब फोर्स लग रही थी इधर से, इस साइड से लग रही थी बॉडी के ऊपर, तभी तो रिएक्शन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ऐसे शिफ्ट हो गया। R इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, दिस इज व्हाट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखिए आप, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा tan थीटा, इट विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, इट विल बी फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स है अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट एज योर वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एक होता है इसी के साथ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ डिफाइन होता है इसी के साथ साथ, which is known as angle of limiting friction। angle of limiting friction, तो angle of limiting friction क्या होता है? tan theta limiting। इस केस में फ्रिक्शन जो होती है वो लिमिटिंग वैल्यू को रीच कर जाती है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब बॉडी रेस्ट पे है और वो लिमिटिंग वैल्यू को रीच कर रही है। लिमिटिंग वैल्यू को रीच करना मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जिसे हम लोग एफएस लिमिटिंग भी बोलते हैं। याद है, एफएस अवेलेबल, एफएस मैक्स, एफएस लिमिटिंग। तो फ्रिक्शन जो लिमिटिंग वैल्यू अचीव करेगी, that will be given by what? That will be given by mu s into n। that becomes the limiting value of friction upon normal reaction। तो कट जाएगा, तो tan theta limiting जो आ रहा है, this is given by mu s। इसको मैं हाईलाइट करूंगा। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, that is when it is achieved when the value of friction achieves its maximum possible value or limiting value, maximum possible value या limiting value, and that value is how much? That is mu s into n। तो mu s into n आप लिखोगे, n n कट जाएगा,
तो tan थीटा लिमिटिंग दैट इज म्यू एस आएगा। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि जो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये कब डिराइव होता है बॉडी के ऊपर। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है, जब बॉडी रेस्ट पे है या जब बॉडी चल रहा है। एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी भी बॉडी का जब डिटरमाइन होगा तो बॉडी रेस्ट पे होना चाहिए या बॉडी चलना चाहिए। बॉडी रेस्ट पे रहना चाहिए या बॉडी चलना चाहिए। बॉडी रेस्ट पे रहना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? बॉडी रेस्ट पे रहना चाहिए, तभी आप एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है। अगर बॉडी चल रही है तो उस केस में कभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू अपनी अचीव नहीं कर सकती, लिमिटिंग वैल्यू अचीव नहीं कर सकती। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये रेस्ट कंडीशन में ही बॉडी के ऊपर परफॉर्म होते हैं और फिर आपका एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला जाता है। क्या क्लैरिटी है? ये सबको समझ में आई ये बात? अच्छा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है। अच्छा, ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है? ये एंगल ऑफ रिपोज जो है, दिस इज द मिनिमम एंगल एट विच अ सरफेस शुड बी इंक्लाइंड, सुनना ध्यान से, शुड बी इंक्लाइंड such that it just starts sliding on the surface। समझाने का बेस्ट तरीका, इनएक्सपेंसिव तरीका, मान लो ये मोबाइल फोन मेरे हाथ पे, अगर मैं अपने हाथ को ऐसे टिल्ट करूं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये मोबाइल फोन मेरे हाथ से स्लिप करने लगेगा। तो जब मैं इसको टिल्ट किया इस सरफेस को तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये नीचे जाने लगेगा। तो जिस एंगल पे ये नीचे जाने लगे दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इसको हमने इंक्लाइन किया तो ये कुछ थीटा रिपोज पे आ गया। थीटा रिपोज पे जब आएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? सुनो, उस केस में ये मास m है, इस मास का एक वेट है mg। ध्यान से देखना, इस mg के दो कंपोनेंट है, एक होगा ये वर्टिकल वाला, दूसरा होगा ये हॉरिजॉन्टल वाला। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है दिस इज नोन एज mg sin थीटा, और इधर जो फोर्स आएगा, ठीक है, ये mg sin थीटा इधर लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रखेगा अलोंग द सरफेस के। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू एस इंटू mg इंटू कॉस थीटा। तो थीटा आर वो वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड कितना है? ये fs रिक्वायर्ड इज mg sin थीटा टू स्टॉप इट, एंड fs अवेलेबल वो कितना है? वो है म्यू एस mg cos। तो कंडीशन फॉर द बॉडी ब्लॉक m टू रिमेन एट रेस्ट इन द इंक्लाइंड प्लेन, जब आप इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल से उसकी एंगल बढ़ा रहे हो, वो कितनी हो जाएगी? वो निकालने के लिए ये थीटा आर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो मेरे लिए जो बेसिक कंडीशन है जो हमने समझा है वो है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन रिक्वायर्ड should be less than equal to static friction available। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? static friction required should be less than equal to static friction available। क्या क्लैरिटी है ये? ठीक है, तो fs required is mg sin theta, fs your available is mu s mg cos theta। तो अगर इस बॉडी को रेस्ट में रहना है तो fs required should be less than equal to fs available। fs required कितना है? fs required है mg sin theta, लिख दो इसको, should be less than equal to fs available which is mu s mg cos theta। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि sin theta by cos theta tan theta should be less than equal to क्या आ जाएगा? म्यू एस mg, mg कट गया, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू गया। तो लिमिटिंग कंडीशन क्या आ जाएगा? tan थीटा r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस। मतलब कितना मैक्सिमम एंगल तक हम बढ़ा सकते हैं? यस, कितना मैक्सिमम एंगल तक बढ़ा सकते हैं? tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस, मतलब जो एंगल ऑफ रिपोज है इट शुड बी लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस के बराबर होना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, समझने वाली चीज जो आपको याद रहने के लिए काम आएगी। देखो, tan थीटा लिमिटिंग भी म्यू एस, tan थीटा रिपोज भी म्यू एस, tan थीटा रिपोज भी म्यू एस। तो अगर, सुनना ध्यान से, अगर
tan थीटा रिपोज म्यूएस से कम आता है तो बॉडी कभी स्लाइड नहीं करेगी, ठीक है। tan थीटा रिपोज अगर म्यूएस से कम आता है तो बॉडी कभी स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर, सुना ध्यान से, तो स्लाइडिंग के लिए तो अगर tan थीटा रिपोज कभी भी, जो भी थीटा है, जिस इंक्लाइन, जिस एंगल पे भी थीटा इंक्लाइंड है, अगर वो tan थीटा म्यूएस से कम आ रही है तो कभी भी बॉडी स्लाइड नहीं करेगा। तो बॉडी को स्लाइड करने के लिए जो tan थीटा चाहिए वो हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो भी ब्लॉक रखा हुआ है ब्लॉक और सरफेस के बीच में, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो स्लाइड करेगा, एल्स वो स्लाइड नहीं करेगा। पहली बात, देखते साथ ही आप बता दोगे क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या क्लियर है ये? तो समझ में जो आई कि लिमिटिंग कंडीशन में tan थीटा आर की वैल्यू क्या आई, tan थीटा आर की वैल्यू म्यू एस के बराबर आई है। ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो मैच कर रहा है, tan थीटा लिमिटिंग आल्सो म्यू एस, बट tan थीटा लिमिटिंग कुछ अलग चीज है, लेकिन उसकी वैल्यू म्यू एस के बराबर आ जाती है। इट्स अ कोइंसिडेंस, बट वो वैल्यू म्यू एस के बराबर आती है, और tan थीटा रिपोज भी म्यू एस के बराबर आती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो अब देखो ध्यान से, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। इसका एप्लीकेशन ऐसा होगा कि मान लो मैंने आपको एक सरफेस दिया है, सुनो ध्यान से। मान लो मैं बोलूं कि ये एंगल जो है ये 37 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 37 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पे, ठीक है, म्यू एस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो म्यू एस की वैल्यू है, सपोज यू नो कितना ले लें, 0.2 लेने से, म्यू एस की वैल्यू 0.2 है, और ये 10 kg का एक ब्लॉक है। You tell me whether this block will slide or it will not slide. पहले बेसिक से करो। Tell me whether this block will slide or not slide. कैसे करेंगे? बेसिक से देखो, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देख लेंगे। बेसिक से देखो, क्या इसके ऊपर 100 cos 37 दैट इज 60 न्यूटन इधर लगेगा, 60 न्यूटन इधर लगेगा, तो रिक्वायर्ड कितना है इसको रोकने के लिए? 60, ठीक है। अवेलेबल कितना है? अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है 80 इंटू 0.2 दैट इज 60। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है 16, और रिक्वायर्ड कितना है? 60। तो देखो यहाँ पे ये जो ठीक है, इट विल स्लाइड, आर यू सीइंग इट? इट विल स्लाइड, क्योंकि रिक्वायर्ड, देखो ऐसा ये क्या कर दिया सर आपने, समझ नहीं आया मुझे। एक बात बोलो, इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन? क्या 60 न्यूटन लग रहा है? डायरेक्टली कैसे लिखा सर आपने? आपको पता है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्ट। क्या 100 न्यूटन है? क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो 100 न्यूटन के इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा जो नीचे की तरफ है? इज इक्वल टू mg cos 37 डिग्री। 100 cos 37 कितना आ जाएगा? 100 into 4/5, 80 न्यूटन आएगा इधर, इधर 80 न्यूटन है, इधर 60 न्यूटन है। क्या चमका है? तो 60 न्यूटन इधर लग रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड, इतना रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए इसको रोकने के लिए। पर अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है सिर्फ 16। अवेलेबल कितना है? सिर्फ 16 है। म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज 80, 80 into 0.2 करेंगे 16 है। तो क्या रिक्वायर्ड इज लेस देन अवेलेबल, तो बॉडी स्लाइड करेगा। रिक्वायर्ड इज लेस देन अवेलेबल, तो बॉडी स्लाइड करेगा। तो जो tan 37 डिग्री है, ये tan 37 डिग्री निकालो। tan 37 डिग्री, तो tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sin 37 3/5, cos 37 4/5, 3/4 आती है। 3/4 मतलब 0.75, और यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है? 0.2। क्या 0.75, सुनो ध्यान से, क्या 0.75 इज मोर देन 0.2? और कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है, देखो, tan थीटा r शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस। tan थीटा r शुड बी लेस देन, बट tan थीटा r यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस आ जाता है। लेस देन या इक्वल टू, ये कंडीशन आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमने बनाया था। देखो, तो यहाँ पे जो tan थीटा r की वैल्यू हमने लाई है tan 37 डिग्री, वो वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? tan 37 इज 3/4। 3/4 मतलब कितना? 0.75। तो क्या 0.75 जो tan 37 डिग्री जो 0.75 आ रही है, इज इट मोर देन पॉइंट? बट tan थीटा शुड बी लेस देन या इक्वल टू म्यू एस। 0.75 इज मोर देन इक्वल टू, मोर देन म्यू एस। तो ये क्या होगा? ये स्लाइड करेगा ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी आई है? सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक कंडीशन। ये आपको समझ में आना चाहिए। मान लो आपको ये एंगल कभी, मान लो आपको ये एंगल स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है एंगल ऑफ रिपोज उसको, तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपको रिक्वायर्ड और अवेलेबल ही चेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। एंगल ऑफ रिपोज कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए ये समझना जरूरी है।
आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको चेक करना है रिक्वायर्ड और अवेलेबल को, बस बाकी सब आपको मिल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। क्या क्लियर है ये? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है ये? एवरीबडी इज ओके विद दिस? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सपोज मैंने आपको, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा, घबराना मत अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत पीछे पड़ोगे, बट ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। सपोज एक 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे म्यू एस की वैल्यू, ये म्यू एस है मान लो, म्यू एस, हाँ म्यू एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस है, वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मास ले लो इसको, 10 kg भी नहीं लेता हूँ, मास लेता हूँ, जनरिक करते हैं, मास लेता हूँ, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस है, ठीक है। तो म्यू एस और म्यू के दोनों सेम है, वो म्यू के बराबर है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको सवाल क्या पूछा गया, सुनिए ध्यान से। सवाल है फाइंड मिनिमम एफ so that body starts sliding on the surface. Body starts sliding on the surface. मिनिमम एफ चाहिए मुझे। तो मिनिमम एफ चाहिए, तो ये सवाल अच्छा क्यों है? सुनो, ये सवाल अच्छा इसलिए है बिकॉज अभी हमें पता नहीं कि ये एफ हमें ऐसे लगाना है या किसी एंगल पे लगाना है। आपको समझ में आ रही है बात? क्या मैं हॉरिजॉन्टली एफ लगाऊं या मैं एफ को किसी एंगल पे लगाऊं, ये मुझे पता है। बट आपसे पूछा गया कि मिनिमम एफ सो दैट द बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, बट इसका जो रिजल्ट होगा वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होगा, आपको वो याद रखना। मान लो मैंने ये फोर्स एफ जो है इसको एक सर्टेन एंगल पे लगाया, थीटा, ठीक है। ये थीटा पे अगर मैंने एंगल लगाया यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ विच विल बी एफ कॉस थीटा। ये एफ याद है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। मान लो मैंने एंगल पे लगाया, तो एंगल पे लगाया तो एक कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट कितना आएगा? दूसरा कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। एवरीवन, इसका खुद का वेट लगेगा नीचे mg, और नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगाएगा वो लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो लिख डालो n प्लस एफ साइन थीटा। सब लोग देखो, n प्लस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन ध्यान से देखो, दूसरा इक्वेशन वो ये है कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ एस रिक्वायर्ड जो है, इसको अगर रोकना है तो वो कितना आ जाएगा, इट विल बी एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये स्लाइड कर रहा है, सॉरी ये करने की जरूरत नहीं है, स्लाइड कर रहा है, ये बात याद रखें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा, ठीक है, माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन इज, ये n है, मैं n ही लिख रहा हूँ अभी। एफ कॉस थीटा माइनस म्यू n will be equal to, you know, minimum f so that the body starts sliding on the surface, just start sliding on the surface. तो f cos theta is equal to mu n आएगा, तो mu n is equal to m into a, just start sliding मतलब हम इस दोनों को बराबर कर देंगे, just start sliding, अदरवाइज एक्सेलरेशन हमको कुछ देना पड़ेगा, तो वो हमारा एक्सप्रेशन काफी टफ आ जाएगा। तो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब दोनों को मैंने बराबर कर दिया, एफ कॉस थीटा और म्यू एन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, म्यू एस और म्यू के सेम है। जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। एन की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से लाके इसके ऊपर पुट कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इक्वेशन नंबर 1 पे लाके इसके ऊपर पुट कर दो, बिल्कुल सही। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है? एन की वैल्यू आ रही है, देखो, mg माइनस एफ साइन थीटा, ये वैल्यू आ गया। तो अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एफ कॉस थीटा इधर ही रहने दो, इसको सिंप्लीफाई करो, इट विल बी म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो आप क्या करो, ये माइनस म्यू एफ साइन थीटा को दूसरे साइड ले जाओ,
तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी एफ cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू mg। क्या ये सबको समझ में आया? जिससे मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूं, क्या यहां तक सबको समझ में आया? दूसरे पेज में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। तो f की वैल्यू आएगी, मैं रेफर कर रहा हूं लास्ट पेज में ताकि आपको समझ में आए, f की वैल्यू आएगी म्यू mg बाई cos थीटा प्लस म्यू साइन। ये आया f। अब मुझे चाहिए f की मिनिमम वैल्यू, सो दैट बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। सब लोग ध्यान दें, ये एक छोटी सी बात है, बट मैं इसमें कोई डिफरेंशिएशन यूज नहीं करूंगा, मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सुनो ध्यान से, इसको करने के दो तरीके। अगर मुझे f को मिनिमाइज करना है तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके, एक है मैक्सिमम मिनिमा और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, जिनको मैक्सिमम मिनिमा आता है वो कर सकते हैं, मैं आपको इससे और सिंपल तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो डिनोमिनेटर है cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कुछ तरीके से, ध्यान से। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 1 cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, आप क्या करो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये आपने पक्का किया होगा, आपने ऐसा किया होगा। देखो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कैसे कर रहे हो? ये आपने जरूर पक्का रटा हुआ होगा, ये आपको मैथ्स, बेसिक मैथ्स में रटाया गया होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है। कैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो cos थीटा, तो आप क्या करो, ये मान लो कोई एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये 1 लो, इसको म्यू ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें 1 को एक साइड ले लो और म्यू को दूसरा साइड ले लो, एक परपेंडिकुलर ले लो, एक बेस ले लो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये जस्ट सीख लो, आपको रिजल्ट सिर्फ याद रखना। होता कैसे मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो रिजल्ट रट ले, ठीक है। रिजल्ट वैसे रटने का ही है। तो अब आप क्या करो, इसको 1 को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड करो और इसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली म्यू को भी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से डिवाइड करो और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और फिर साइन थीटा। अब आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल लो और आप इस चीज को देखो, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस म्यू बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से देखें, आप घबराइए नहीं। अब ये जो 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, बहुत अच्छे तरीके से ये आपको दिखेगा कि अरे यार, हाँ यार बात तो सही है। 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर जो है, दिस इज योर साइन अल्फा। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। तो ये पूरी चीज जो यहाँ थी, इसके बाद हम लोग यहाँ गए, ये पूरी चीज बन गई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आपको याद है ये बेसिक फॉर्मूला एक आता है साइन अल्फा प्लस थीटा, क्या आपको याद है ये फॉर्मूला? क्या आपने पक्का पढ़ा हुआ होगा बेसिक मैथमेटिकल, मतलब आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ इक्वेशन जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में रटने पड़ते हैं। साइन ए प्लस बी, आपको याद है इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। रेस्पॉन्ड करो प्लीज, आज रेस्पॉन्स काफी कम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला का ये होता है कि आपको सबको पता है, अगर ये पता नहीं है तो ये आपको रट लेना है दोस्त, ये पता होना चाहिए वैसे, अगर फिर भी आप भूल चुके हो तो ये रटना है, इसके बिना बात नहीं बनेगी दोस्त, है ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक है वो सब शॉर्ट ट्रिक धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या क्लैरिटी है ये? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा था, जिसको हमने ये सब डिराइव करके निकाला, इसकी मुझे क्या वैल्यू चाहिए? अगर मुझे f मिनिमम है तो मुझे f मिनिमम सो दैट बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग चाहिए, तो मुझे cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा।
और cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा आ रही है। अब इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, लेकिन साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू, ये साइन कुछ अल्फा प्लस थीटा इज सम वैल्यू बीटा सपोज, ये साइन बीटा है और साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1। इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब f की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? f की मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी क्या? f मिनिमम विल बी, ध्यान से देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। क्या ये हो जाएगा म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू। ये आपकी मिनिमम फ्रैक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ f है, सच दैट बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? मिनिमम वैल्यू ऑफ f so that body just starts sliding, which is mu mg by under root of 1 plus mu square। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये क्लियर है तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, मुझे ये थीटा निकालना है। ये थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है f sin थीटा एंड f cos थीटा। तो ये जो tan थीटा आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो तो ये f cos थीटा बेसिकली म्यू एस के बराबर होना चाहिए अगर जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग है, वही मैंने लिखा था। देखो म्यू एन और एन की जगह पे मैंने mg लिख दिया था, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस और म्यू के दोनों सेम थे, वो अलग बात है। तो म्यू एस में लेता हूं अभी यहाँ पे। तो जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग के लिए मैं यहाँ पे कुछ निकालना चाहता हूँ, जो मुझे tan थीटा चाहिए। क्या tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू एस, और ये थीटा क्या है? इट इज मिनिमम फोर्स वाला थीटा। सो tan थीटा मिनिमम फोर्स के लिए ये भी म्यू एस के बराबर आएगा फॉर द बॉडी टू जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। सो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये चीजें कोइंसिडेंटली सेम आ जाती है, बट आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। मिनिमम फोर्स कितने पे लगाएं, वो भी tan थीटा मिनिमम फोर्स, थीटा फॉर मिनिमम फोर्स के लिए भी म्यू एस के बराबर आएगा। एंगल ऑफ रिपोज कितना मिनिमम एंगल ऑफ रिपोज होना चाहिए सो दैट बॉडी स्टार्ट्स, tan थीटा एंगल ऑफ रिपोज शुड बी इक्वल टू म्यू एस, लिमिटिंग केस। थर्ड एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, tan थीटा लिमिटिंग, that is also equal to mu s। तो ये तीनों चीजें सेम आते हैं, ऑल्दो इनकी डेरिवेशन अलग अलग है, बट ये तीनों चीजें सेम आती है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या ये याद रहेगा? बिकॉज ये तीनों चीजें सेम आती है, तो आप जब आपके पास बहुत ज्यादा लोड हो तो आपको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए, यार tan थीटा लिमिटिंग भी म्यू एस आता था, tan थीटा फॉर मिनिमम फोर्स भी म्यू एस आता था, एंड tan थीटा ऑफ रिपोज भी लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस आती थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये अगर आपके दिमाग में कहीं पे सेट रह जाए तो बुरी बात नहीं है, आपका एक प्रॉब्लम एग्जाम में आपको इसका लोड नहीं रहेगा कि आपको आया नहीं, कुछ तो करके आओगे बेसिकली, आपका दिमाग चले, ठीक है? क्योंकि आपको ये बेसिक पता है कि किस थीटा पे मिनिमम फोर्स लगेगा सो दैट आई कैन मेक द बॉडी मूव, वो थीटा भी म्यू एस के बराबर आता है। ये समझ में आया ना म्यू एस के बराबर कैसे आया? ये देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, मैंने थोड़ा हड़बड़ी दिखा दी बट मैं क्लैरिफाई करता हूँ। देखो ध्यान से, क्या f cos थीटा म्यू n के बराबर, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखो f cos थीटा इज म्यू n के बराबर है, तो म्यू n के बराबर है तो म्यू s इंटू एन, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस f sin थीटा। तो ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे ना तो tan थीटा की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आपको म्यू s के बराबर मिलेगी, क्योंकि आपको देखो साइन tan थीटा cos थीटा आप निकाल चुके हो, f cos थीटा, और f की मिनिमम वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो f की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो ध्यान से, f मिनिमम आप निकाल चुके हो इनटू cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इनटू n, ठीक है? और n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू है mg माइनस f sin थीटा। तो आप अगर f मिनिमम की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाला है, ये अगर यहाँ पे आप पुट कर दोगे ना तो आपको tan थीटा मिनिमम म्यू एस के बराबर मिल जाएगी। क्या क्लैरिटी है ये? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? tan थीटा मिनिमम, मिनिमम थीटा फॉर मिनिमम फोर्स, याद रखिएगा ये तीनों चीजें अलग अलग चीजें हैं।
बट कोइंसिडेंटली इनके रिजल्ट सेम आ जाते हैं। तो रिजल्ट में याद रखने का तरीका बता देता हूँ। क्या क्लैरिटी है ये? वैसे मैंने आपको पूरा डेरिवेशन भी करके दिखाया है। क्या क्लियर है ये? तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एंगल at which minimum force needs to be applied so that the body just starts sliding, ये सब μs के बराबर आती है। तो अगर आपको कुछ भी ना सूझे ना, तो ये चीज याद रखो, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते साथ ही आपका आंसर दिमाग चल जाएगा। यार थीटा फॉर मिनिमम फोर्स भी μs के बराबर होगा, तो मिनिमम फोर्स लगाने का क्या हो जाएगा, tan थीटा, कितना एंगल हो जाएगा वो μs के बराबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको μs दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? जैसे कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा, सोच लॉजिकली। मान ले मैं तेरे को एक बॉडी दिया, मैं सॉरी एक ब्लॉक दिया, और मैंने बोल दिया कि ये ब्लॉक का μs है मान ले 0.3 और μk है मान ले 0.2। ठीक है, मैं तेरे से पूछा कि बोल बेटा, ठीक है, ये एक फोर्स लगाना है, ठीक है, सच दैट द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। ठीक है, ये फोर्स मिनिमम फोर्स द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो इसको किस एंगल पे लगाने की जरूरत है? तो वो थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा मिनिमम, विल इट बी इक्वल टू μs? तो tan थीटा मिनिमम शुड बी इक्वल टू μs, तो उससे थीटा मिनिमम की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, और फिर फोर्स मिनिमम विल बी μmg बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस μ²। खत्म हो गया। ये डेटा आपको रट लेना है, ये डेटा को रट लो, ये बहुत काम आता है। क्या क्लैरिटी है ये? इसको जिसको रटा हुआ रहेगा उसके लिए आसान हो गया, एग्जाम हॉल में वो आसानी से बता सकता है। हाँ बोलो सर। वो cos थीटा और sin थीटा पहले वाला फॉर्मूला था, वो भी रटना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, ये तो डेरिवेशन में काम आ रहा है ना। सिर्फ ये रट, सिर्फ ये फोर्स मिनिमम की वैल्यू कितनी आई और वो किस एंगल पे लगेगी। यस सर। तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, मैं इसको सम अप करता हूँ। देखो सम अप कैसे करूंगा मैं बता रहा हूँ। देखो आपने tan थीटा लिमिटिंग μs निकाला, आपने tan थीटा रिपोज μs निकाला, लिमिटिंग वैल्यूज, आपने tan थीटा फॉर फोर्स मिनिमम, मतलब किस एंगल थीटा पे आपकी फोर्स मिनिमम लगेगी बॉडी को चलाने के लिए, वो भी μs आया। क्या ये तीन फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा? तो बेटर है, आपको कुछ भी सेपरेटली करने की जरूरत नहीं है। और फोर्स मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है, फोर्स मिनिमम की वैल्यू सो दैट हम उसे चला दें, विच इज इक्वल टू μmg बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस μ²। बस ये रट लोगे तो काफी काम आसान हो जाएगा, नहीं रटोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कर तो लोगे। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको रटा हुआ हो तो बेटर है, इसीलिए मैं इसको स्पेसिफिकली रटने के लिए बोल रहा हूँ। और ये कोइंसिडेंटली ये तीनों वैल्यूज सेम आए हैं, तो यू नो ये हेल्प कर जाता है। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लियर है ये? पक्का? अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम्पल के जरिए क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप डेजर्ट में कभी सैंड ड्यून्स देखोगे, सैंड ड्यून्स समझते हो? सैंड ड्यून्स आपने पढ़ा हुआ है डेजर्ट में। अगर आप सैंड ड्यून्स देखोगे तो ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना, ये सैंड ड्यून्स की जो ये एंगल होती है, जिस मैक्सिमम एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, मैक्सिमम एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है सैंड ड्यून्स, ये मैक्सिमम एंगल सबका सेम होता है, सभी सैंड ड्यून्स, जिसमें सैंड स्टेबल है। और ये कितना होता है पता है? ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर एंगल बना तो स्लाइड कर जाएगा, तो स्लाइड कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है बात? इससे ज्यादा अगर एंगल बना तो स्लाइड कर जाएगा। कौन स्लाइड करेगा? सैंड इसके ऊपर स्लाइड करने लगेगी और जमीन पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? ताकि वो स्टिक करके इसके हाइट को बढ़ाते रहे। तो इसीलिए सैंड ड्यून्स जो होंगे ना, ये सैंड ड्यून्स के जो सरफेसेस हैं, एक सैंड ड्यून हुआ, दूसरा सैंड ड्यून हुआ, तीसरा सैंड ड्यून हुआ, इन सभी सरफेसेस ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। आपसे ये सवाल इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, सैंड ड्यून्स के जो एजेस हैं इनका ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, एट एनी एंगल, पैरेलल, पैरेलल। ये उसी वही बच्चा कर सकता है जिसको इसकी समझ है कि इससे ज्यादा एंगल होगा तो स्लाइड करने लग जाएगी। क्या क्या स्लाइड करने लग जाएगी? ये मतलब आपकी जो सैंड है इसके ऊपर स्लाइड करने लग जाएगी और वो जमीन पे आ जाएगी। तो ये सभी एंगल अगर सेम है, बिकॉज सैंड सेम है, सैंड इज ऑफ द सेम क्वालिटी इन अ डेजर्ट एरिया, तो आप मान सकते हो कि जो μs की वैल्यू है वो फिक्स्ड है सैंड और सरफेस के बीच में। तो सभी जो सरफेसेस हैं ये आपस में पैरेलल होंगे, सैंड ड्यून्स, जितने भी सैंड ड्यून्स बनेंगे। हाँ, कोई सैंड ड्यून्स बड़ा बना, कोई छोटा बना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
वो छोटा बड़ा बनेगा, वो डिफरेंट थिंग है। तो थीटा आर ही रखते हुए आप सैंड ड्यून्स को बड़ा कर सकते हो, वही थीटा आर रखते हुए सैंड ड्यून्स को आप बड़ा कर सकते हो अगर आप उसका बेस बढ़ा दो। मतलब इतना में थीटा आर बना और इतने एरिया में थीटा आर बना, तो वो बड़ा सैंड ड्यून होगा, लेकिन थीटा आर तो सेम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलूं? क्या ये बड़ा सैंड ड्यून होगा और एक छोटा सैंड ड्यून यहाँ से ये पैरेलल खींचा मैंने और यहाँ से भी पैरेलल खींचा, क्या ये भी थीटा आर हो सकता है और ये भी थीटा आर हो सकता है फ्रॉम बेसिक ज्योमेट्री? बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। क्या क्लैरिटी है? ये क्लियर है? अरे समझ आ रहा, चमक रहा है क्या? ये सवाल इनडायरेक्टली आएगा भाई एग्जामिनेशन हॉल में। क्या चमका है? एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, समझ में आया है क्या? तो ये थीटा आर, तो ये एक छोटा सैंड ड्यून होगा जो एक छोटे से रेडियस में फैला हुआ होगा, ये एक बड़ा सैंड ड्यून होगा जो बड़े से रेडियस में फैला हुआ होगा। तो ये मत बोलना अरे ये तो बहुत बड़ा, ये बहुत छोटा है। सर ने बोला था, अरे एंगल तो सेम होगा ना भाई, थीटा आर तो सेम हो सकता है, भले एक छोटा हो एक बड़ा हो। थीटा आर की बात कर रहा हूं। क्या क्लैरिटी है? ये याद रहेगा आपको? गुड। तो इसके ऊपर कुछ अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है, जो कि ये थीटा आर के ऊपर होगा, ठीक है। सो जैसे कि आपको अगर, सुनो ध्यान से, आपको अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि सैंड ड्यून में, इन सैंड ड्यून्स फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंड, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंड, ऐसा सवाल पूछ लिया जाए और आपको बोला जाए कि सैंड ड्यून्स के बीच का जो एंगल है, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। दो सैंड के पार्टिकल के बीच में जो कांटेक्ट सरफेसेस में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। क्या करोगे बोलो? क्या आपको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और ये एच है और ये आर है, ये थीटा आर होगा, ठीक है। तो tan थीटा आर क्या हो जाएगा? tan थीटा आर विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा आर किसके बराबर आ जाएगा लिमिटिंग केस में? म्यू एस। तो इट विल बी h विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इंटू आर। तो इट विल बी 1/3 पाई म्यू एस इंटू आर। इधर r या h दोनों वेरिएबल में रख सकते हैं। मान लो रेडियस r में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, हाइट r और h दे दी और मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ लेगा, तो एनीथिंग कैन बी डन। तो 1/3 पाई म्यू एस आर क्यूब, इतना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंड इस सैंड ड्यून के अंदर रह सकता है। मतलब किसी सैंड ड्यून के अंदर कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सैंड रह सकता है? अगर आपकी रेडियस फिक्स्ड हो, रेडियस आपने फिक्स कर दिया, तो हाइट को आप म्यू एस और रेडियस के टर्म में लिख ले। कभी कभी हाइट फिक्स कर देगा, रेडियस को हाइट के टर्म्स में लिखने की जरूरत पड़ जाएगी, तो कुछ भी बोला जा सकता है। कि मान लो बोल देगा कि 10 मीटर हाइट की एक सैंड ड्यून बनाना है, या 10 मीटर हाइट की एक सैंड ड्यून है, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सैंड है? बोलो, सैंड ड्यून बन चुका है, तो 10 मीटर हाइट है, तो h की वैल्यू फिक्स्ड हो गई। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan थीटा r विल बी इक्वल टू h बाय r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? tan थीटा r इज इक्वल टू h बाय r। h की वैल्यू 10 मीटर फिक्स कर दी, r की वैल्यू निकालनी है, और tan थीटा r किसके बराबर है? म्यू एस के बराबर। चमका है क्या? समझ नहीं आया शायद। क्या चमका सबको? तो इससे r की वैल्यू आ गई 10 बाय म्यू एस। तो आप पुट करके r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ फिजिक्स वे ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सैंड। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लियर है? दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या आपकी बुद्धि तेज चलेगी? क्या आपको ये समझ आया है? Everyone, did you understand this? Sand dunes एंगल क्यों पैरेलल रहते हैं? एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है। गुड, आ जाओ। अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या बात करते हैं? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एंगल ऑफ कोन, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात हो गई। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, कि सपोज मैंने एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, एंड यू नो लेट अस से दैट ये जो एंगल ऑफ रिपोज है मिनिमम है, उससे ज्यादा है कि ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है, मतलब ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिपोज जो थीटा आर है, ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, सो दैट इट कैन स्टार्ट स्लाइडिंग। तो अब अगर ध्यान से देखोगे आप,
ये मास m है मान लो, ध्यान से देखो, ये मास m है मान लो, तो इसके ऊपर अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इसके ऊपर नीचे डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सारे फोर्सेस नहीं दिखा रहा हूँ। क्या mg sin थीटा वाला फोर्स इसके ऊपर नीचे लगेगा, और ऊपर इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगेगा μs into mg cos थीटा। ठीक है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी, अच्छा एक्स स्लाइड कर रहा है, सॉरी स्लाइड कर रहा है, तो ये म्यू के होगा, ठीक है, म्यू के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m। तो ये वैल्यू आएगी g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आएगी, माइनस म्यू के g cos थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तुमको एक बात समझ में आएगी कि अगर ये इक्वेशन एक्सप्रेशन देखो तो तुमको एक बात समझ में आएगी कि अगर म्यू के बड़ा है तो एक्सेलरेशन छोटा होगा, और अगर म्यू के छोटा है या घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्या ये रिलेशनशिप समझ में आया? एक्सेलरेशन का ये रिलेशनशिप देखो, x इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। देख g फिक्स्ड है, थीटा फिक्स्ड है, म्यू के जो है ये सरफेस दो, मतलब एक ब्लॉक है यहाँ पे, तो ब्लॉक का म्यू के, अगर मैं बोलूं कि ब्लॉक का म्यू के मैंने बढ़ा दिया, म्यू के की वैल्यू बढ़ गई, सरफेस ज्यादा रफ हो गई, तो म्यू के की वैल्यू अगर बढ़ गई क्या एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगी? और अगर म्यू के मैंने घटा दिया, मतलब सरफेस को स्मूदन कर दिया, म्यू के भी मैंने घटा दिया, अगर म्यू के घट गया तो क्या ये बढ़ जाएगा? क्योंकि ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है जी साइन थीटा से। तो अगर मैं म्यू के बढ़ा दूं तो मेरी एक्सेलरेशन घटेगी, बिकॉज म्यू के बढ़ रहा है मतलब म्यू के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सब्ट्रैक्टेड पार्ट जो है, जो मैंने ब्रैकेट में रखा है, वो पार्ट बढ़ रहा है, तो वो पार्ट बढ़ रहा है, तो जी साइन थीटा से बड़ा पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, तो नेट बचेगा छोटा, तो एक्सेलरेशन छोटी रहेगी। और अगर मैं म्यू के को कम कर दूं तो एक्सेलरेशन बड़ी हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आएगी? एक्सेलरेशन बड़ी हो जाएगी। क्या क्लियर है ये? सो दिस इज व्हाट, म्यू के अगर मैं बढ़ाऊं तो ये घटेगा, म्यू के अगर मैं घटाऊं तो ये बढ़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं बताता हूँ इसके ऊपर कैसे सवाल बन सकते हैं। आपको लॉजिकल, आपको देखते साथ ही आपको सवाल स्ट्राइक हो जाएगा। आपने अगर ऐसे सवाल पहले नहीं बनाए हैं तो आपको देखना अभी स्ट्राइक होगा। देख ध्यान से, मान ले मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक लिया, दो ब्लॉक लिया, ये थीटा है, ठीक है, एंड दिस थीटा इज, सपोज आई एम सेइंग थीटा इज मोर देन थीटा रिपोज। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन μ1 है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन μ2। पहला केस में ले रहा हूँ μ1 ग्रेटर देन μ2, ठीक है। अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो डेफिनेटली a1 विल बी लेस देन a2। a1 विल बी लेस देन a2 मतलब ये मास m1 मान लो, ये मास m2 है। a1 किसका एक्सेलरेशन है? m1 का एक्सेलरेशन है। और a2 किसका एक्सेलरेशन है? m2 का एक्सेलरेशन। ये समझ में आया क्या किया मैंने? अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है, थीटा ग्रेटर देन थीटा रिपोज है, तो ऑब्वियसली ये स्लाइड करेगा, ऑब्वियसली ये स्लाइड करेगा। तो अगर ये स्लाइड करेगा तो μ1 ग्रेटर देन μ2 है, तो μ1 अगर μ2 से बड़ा है, अब भी देखा हमने, देख अगर म्यू बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। क्या ये रिलेशनशिप याद रहेगा? म्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर म्यू घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्या चमका है? ये देख के आपको याद रहेगा क्या? क्या अपने कॉपी में ऐसे बना लोगे? ठीक है, तो ध्यान से देखो अभी यहाँ, तो जिसका μ1 ग्रेटर देन μ2 अगर मैं बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली a1 लेस देन a2 है। a1 अगर लेस देन a2 होगा, इसका मतलब m1 की एक्सेलरेशन कम होगी, m2 की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, मतलब m2 m1 को ऐसे ढकेलेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन will not be equal to 0, it will be some positive value। समझ में आ रहा है? दूसरा केस लो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब अपने आप में दे आर कंसिडर्ड टफ प्रॉब्लम। मैं आपको कराऊंगा अभी ये सब चीज, अभी नेक्स्ट दिन में, अभी तो खत्म हो रहा है आज का क्लास, पर नेक्स्ट दिन में आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगी। m1 m2, मान लो ये μ1 ये μ2, मान लो मैं बोलता हूँ कि थीटा ग्रेटर देन थीटा रिपोज एंड μ1 इज लेस देन μ2। μ1 अगर लेस देन μ2 है तो क्या a1 विल बी ग्रेटर देन a2? ये देखते साथ ही आप लॉजिकली बोल दोगे μ1 अगर लेस देन μ2 है, क्या a1 ग्रेटर देन a2 होगा? अगर a1 ग्रेटर देन a2 है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन इस केस में 0 होगा।
अगर कोई आपको ये सिचुएशन दे दे और बोले कि नॉर्मल रिएक्शन बता बेटा, तो तू आराम से बोल सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा भाई, क्योंकि A1 इज मोर देन A2। एकदम ओरली आंसर दोगे तुम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर कितने लोग के ऊपर से चला गया ये? फिर से बताऊं क्या? ऊपर से नहीं गया है ना? क्या फिर से बताऊं या समझ में आ गई है पूरी बात अच्छे से? अगर थीटा ग्रेटर देन थीटा रिपोज है तो ये स्लाइड करेगा, पहली बात तो ये लिखो। दूसरी बात, μ1 μ2 इनके जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मैंने अभी रिलेशनशिप बताया आपको। अगर म्यू बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, अगर म्यू छोटा हुआ तो ये बड़ा होगा। तो ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कंपेयर कर सकते हो बिना सॉल्व किए। ओरली जवाब दे सकते हो कि दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, 0 रहेंगी। नेगेटिव वैल्यू तो नॉर्मल रिएक्शन की हो नहीं सकती। तो n विल बी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे n इक्वल टू 0 होगा। तीसरा केस ध्यान से देखो, स्ट्रिंग डाल दिया मैंने। क्या मुझे तू बता सकेगा इस केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, 0 या पॉजिटिव? कमेंट ऑन टेंशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की टेंशन के बारे में बात हो रही है, क्या होगी तेरे हिसाब से? 0 होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव तो नहीं हो सकती टेंशन। अक्ल लगा। अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो A1 विल बी लेस देन A2। तो A1 अगर लेस देन A2 है, देखो बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, A1 लेस देन A2 होगा। A1 अगर लेस देन A2 है तो क्या होगा? स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रिंग विल बिकम स्लैकेंड, तो टेंशन 0 होगा भाई साहब। क्या मेरी बात समझ आई? क्या एकदम एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर है? क्या एकदम क्लियर है? 100%? बोलो हाँ या ना। देखते साथ बता दोगे। अभी सॉल्व करना अलग बात है, अभी टेंशन की वैल्यू पूछ ले। तुमने टेंशन निकाल लिया, 0 होगा भाई टेंशन। तो अगर 4 ऑप्शन है, क्या देखते साथ तुम अपना लॉजिक क्लियर कर सकते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? अगर इसमें से कोई भी आंसर पॉजिटिव आ रही है और एक 0 दिया हुआ है, अगर एग्जामिनर आपको इजी करना चाहेगा, कॉन्सेप्ट चेक करना चाहेगा, तो सीधा सीधे देख के तुम आंसर बता सकते हो क्या होने वाला। हाँ, अगर टेंशन नॉन 0 है और कुछ वैल्यू है तो वो निकालने के लिए तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम लोग कल देखेंगे। क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब ध्यान से देख लास्ट केस। क्या लिया था मैंने? μ1 ग्रेटर देन μ2। अब कमेंट ऑन टेंशन, कमेंट ऑन टेंशन इन स्ट्रिंग। अक्कल लगा के बताना, कमेंट ऑन टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम कर पा रहे हो? पूछो अपने आप से, कमेंट ऑन टेंशन इन स्ट्रिंग। कमेंट ऑन टेंशन μ1 लेस देन μ2। क्या A1 ग्रेटर देन A2 होगा? मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो है, तो क्या यहाँ पे लग रहा है कि M1 की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, M2 की कम होगी? तो M1 M2 को अपने साथ खींच के ले आएगा। तो यहाँ पे टेंशन कुछ तो होगा, विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, एंड दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम होगी, एंड इट विल सम वैल्यू A। क्योंकि स्ट्रिंग टॉट रहेगा, स्ट्रिंग टॉट रहेगा मतलब M1 M2 की एक्सेलरेशन सेम है। यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, A1 लेस देन A2 स्लैक T इक्वल टू 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है M1 M2 की, तो आपको बताना पड़ेगा कि A1 इज लेस देन A2, दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 A2 के बराबर हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग बीच में दोनों को एक साथ पुल करके लेके जाएगी, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैंने आज आपको बताया है ये क्लियर है। तो आपको देखते साथ ही ऐसे सवालों को आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या कॉन्फिडेंस आया है? बोलो, क्या कॉन्फिडेंस आया है? आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सीखी है वो सैंड ड्यून्स वाले, मैं बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, सैंड ड्यून्स वाले
और ये जो मैंने 4 केसेस अभी तुमको दिखाए हैं, फिर तुमने एफ मिनिमम जो इंपॉर्टेंट बात सीखी कि tan थीटा लिमिटिंग भी म्यू एस है, tan थीटा फॉर मिनिमम फोर्स भी म्यू एस है, tan थीटा रिपोज भी म्यू एस। क्या ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगी? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। लड़कियां बोल नहीं रही है। लड़कियों क्या तुम्हें समझ आया है? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम आस्किंग? क्या क्लैरिटी है सबको? बस आज जितना बताया इसी पॉइंट को एक बार रिकैप कर लो, और कल के क्लास में हम लोग 2 ब्लॉक के और वैरायटीज देखेंगे। ठीक है, वी विल सी जितने भी वैरायटीज होंगे जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कवर कर लेंगे, ताकि आपके लिए एग्जामिनेशन में कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, सो आई विल स्टॉपिंग हियर। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।